हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार। हम लोग आज आरआरबी एनटीपीसी का सेट प्रैक्टिस नंबर 9 कर रहे हैं, जिसमें 2003 में जो पहला एग्जाम हुआ था, एग्जाम डेट 11/5/2003, तो 2003 वर्ष के पहला एग्जाम का सॉल्यूशन मैथ सेक्शन का कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 81 से मैथ सेक्शन स्टार्ट है। टोटल क्वेश्चन 120 पूछा गया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 80 तक जीके जीएस था और क्वेश्चन नंबर 81 से 120 तक मैथ और रीजनिंग सेक्शन था। तो मैथ का सेक्शन 81 से लेकर कितना तक है? 105 तक। 105 के आगे क्या है? रीजनिंग का। तो मैथ का सेक्शन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन 81 नंबर में ये लिखा गया है 64 पे पावर -1/2 माइनस फिर -32 पे पावर -4/5। इसे आप जैसे चाहे बना सकते हैं। 64 का वर्गमूल डायरेक्ट लिख सकते हैं या 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। तो पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं 8 का स्क्वायर। इस पे पावर कितना है? -1/2। उसके बाद देखिए ये -10 लिखें, फिर -32। तो 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 5। तो 32 को हम लिख रहे हैं कितना? 2 पे पावर 5। इस पर पावर फिर कितना है? -4/5। आप जानते हैं पावर पावर गुना होता है, तो 5 गुना -4/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 2 गुना -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 8 पे पावर -1 हो गया। 8 पे पावर -1 और माइनस, यहाँ पर माइनस होगा -32, मतलब -2 पे पावर 5 रहेगा। फिर माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 5 तो कैंसिल हो गया ये, तो -2 पे पावर कितना? -4। इतना आप समझे। और एक रूल होता है a⁻m, इसे हम लिख सकते हैं a⁻+m। मतलब जो माइनस में पावर रहता है तो उसे 1 बटा करके लिखा जाता है। तो 8 पे पावर -1 है, इसे कैसे लिखेंगे? 1/8 पे पावर 1 माइनस, यहाँ पर फिर -2 पे पावर -4 है, तो इसे लिखेंगे 1/-2 पे पावर 4। अब इसके बाद देखिए 8 पे पावर 1 मतलब 8 ही हुआ, तो 1/8 लिखेंगे माइनस -2 पे पावर 4, तो माइनस कोई भी संख्या मान लेते हैं x है 2 के जगह पर। इस पर पावर अगर जो सम संख्या है तो इसका मान प्लस होगा। क्यों? क्योंकि 2 बार जैसे माइनस गुना माइनस करते हैं तो प्लस होता है, उसी प्रकार से 4 बार गुना करेंगे तब भी प्लस होगा, 6 बार करेंगे तब भी प्लस होगा। यानी माइनस पे पावर सम संख्या तो प्लस होता है, और जो रहेगा x पे पावर उसका हल कर कर आंसर आएगा। उसी प्रकार से -1 पे पावर अगर जो विषम संख्या है मतलब ऑड है, तो साइन पहले क्या होगा? माइनस होगा, और x पे पावर जो होगा जितना हल करके उतना आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर 1/-2 पे पावर 4 है, तो पहले चिन्ह क्या हो गया? प्लस। 2 पे पावर 4 मतलब 16। अब इसे हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 1/8 -1/16। तो हर को बराबर कर देते हैं यहाँ 2 से गुना करके, मतलब 2/16 में से 1/16 जाएगा, तो 2 - 1/16 मतलब कितना? 1/16 आपका आंसर हो जाएगा, जो आपके कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है x व्यक्ति एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं तथा x+4 व्यक्ति उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, तो x का मान कितना है? x व्यक्ति है जो किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, और जो जितना काम हुआ है इतना काम को ही x+4 व्यक्ति 6 दिन में कर सकता है, तो x का मान निकालना है। सिंपल क्वेश्चन हुआ, यहाँ 8x हो गया, इधर 6x + 24, तो 8x में से 6x जाएगा तो 2x होगा, 2x = 24, तो x बराबर कितना हो गया? 12। तो वही x का मान पूछ रहा था, जो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बताइए। मतलब इस प्रकार से लिखा गया है 5 10 15 20 25 फिर 30 35 40 45 और 50, इसके गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या। तो शून्यों की संख्या निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए या तो 2 की काउंटिंग करते हैं या 5 की काउंटिंग करते हैं। जो कम बार आता है उसके ही काउंटिंग करते हैं, जो कम बार आए उसको ही काउंटिंग करेंगे, ये आपको पता होगा। काउंटिंग करते हैं या तो 2 को या 5 को, और जो कम बार आता है उसी की काउंटिंग करते हैं, उतना ही शून्यों की संख्या होता है। तो यहाँ पर देखिए 5 तो सभी में है, 10 में भी 5 है, 5 तो खुद है ही, 15 में भी 5 है, 20 में भी 5 है, 25 में 2 5 है, 35 में भी 30 में भी सभी में 5 है, मतलब 5 की संख्या इसमें ज्यादा है। तो 2 की काउंटिंग करेंगे, 5 की काउंटिंग नहीं करेंगे, 2 की काउंटिंग करेंगे। तो देखिए 10 में कितना 2 है? 1 2 है, मतलब 2 पे पावर इसे लिख सकते हैं 2 × 5, तो इसमें 1 2 है, तो 2 पे पावर 1 लिखा हमने 10 के लिए।
उसके बाद देखिए 20 में 20 को लिख सकते हैं 4 गुना 5, मतलब 4 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, मतलब 20 में कितना 2 है, 2 है, तो 2 पे पावर 2 लिखे हमने। इसके बाद देखिए ध्यान से यहाँ पर 30 है, तो 30 को लिख सकते हैं 15 दूनी 30 या 3 गुना 5 गुना 2, तो 30 में कितना 2 है, एक ही 2 है, तो 2 पे पावर 1 हमने लिखा। उसके बाद 40 में कितना 2 है, तो 40 को 8 5 40 ऐसे लिख सकते हैं 8 गुना 5, और 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, मतलब इसमें 2 पे पावर 3 8 को हमने लिखा, तो 40 में कितना 2 है, 3 2 है। उसके बाद 45 नहीं 50, 50 को देखिए 50 को लिख सकते हैं 25 गुना 2, यहाँ पर लिख सकते हैं 25 गुना 2, या 25 को फिर लिख सकते हैं 5 गुना 5, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 50 में कितना 2 है, एक ही 2 है। अब 2 की गिनती कीजिए, 2 कितना है, मतलब 1 पावर को जोड़ते हैं 1 प्लस 2 इस प्रकार से, प्लस फिर 1 फिर 3, उसके बाद फिर ये 1, तो गिनिए 1 2 3 1 4 3 7 1 8, मतलब ये जो 5 से लेकर 50 तक गुणनफल करेंगे तो उसमें शून्यों की संख्या कितना होगा, 8, इतना शून्य होगा। ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 8 शून्य, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की माप 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। आप जानते हैं कोई भी समचतुर्भुज रहे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण मतलब d1 गुना दूसरा विकर्ण, या 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, तो पहला विकर्ण 4 सेंटीमीटर दूसरा विकर्ण 6 सेंटीमीटर, तो 1/2 गुना 4 गुना 6 कर देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 छक 12, मतलब 12 सेंटीमीटर स्क्वायर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, जिसका पहला विकर्ण 4 सेंटीमीटर दूसरा विकर्ण 6 सेंटीमीटर दिया है, तो ऑप्शन नंबर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 85 बोल रहा है किसी आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको पता होगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल आपको पता होगा बचपन से ही कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई में कितना परसेंट की वृद्धि कर दी जाए, लंबाई में बोल रहा है कि 50% की वृद्धि कर दी जाए, तो वृद्धि को हम प्लस से लिखते हैं, और चौड़ाई में बोल रहा है कि 20% की कमी कर दी जाए, तो कमी को हम लोग माइनस से इंडिकेट करते हैं। आपको एक चीज ही ध्यान रखना है, जब भी 2 या 3 राशि गुणनफल के रूप में रहे, जैसे क्षेत्रफल मतलब क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है, घटाओं का चिन्ह नहीं, गुना का चिन्ह रहेगा, तभी कुल मतलब क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपसे पूछ रहा है, कितना कमी या कितना वृद्धि होगा जो पूछ रहा है। तो इसे बनाने के लिए जब 2 राशि या 3 राशि गुणनफल के रूप में रहता है तभी ये वाला कुल वृद्धि के लिए हम फार्मूला लगाते हैं x + y + x गुना y बटा 100, इसका यूज करते हैं इतना परसेंट की कमी या वृद्धि। तो x की जगह पर 50 है, मतलब 50 माइनस कितना हो जाएगा 20, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 50 गुना 20 बटा 100, इसे हल करेंगे तो 50 में से 20 जाएगा तो 30 हो जाएगा, और माइनस 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा तो 10, 30 में से 10 गया मतलब 20, यानी कि प्लस 20 हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ 20% वृद्धि। प्लस का चिन्ह क्या बताता है, वृद्धि, तो आपका 20% वृद्धि कौन सा ऑप्शन में है, 20% वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 140 मीटर लंबे पुल को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार करेगी। तो आपको पता होगा समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा 4, मतलब टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, समय बराबर दूरी बटा 4। तो आपके प्रश्न में दिया है 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 140 मीटर लंबे पुल को, तो आपको कांसेप्ट तो पता होगा कि जब कोई रेल किसी पुल को पार करे या दूसरे ट्रेन को या और भी कोई सुरंग को पार करे तो रेल की लंबाई और उस पुल की लंबाई दोनों का योगफल ही कुल लंबाई होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कुल लंबाई मतलब दूरी कितना हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई कितना दिया है और पुल की लंबाई मतलब 110 + 140 हो जाएगा, इतना मीटर जो भी होगा ये मीटर में कुल दूरी हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस बटे स्पीड दिया है किसमें
मीटर किलोमीटर प्रति घंटा में, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, क्योंकि दूरी मीटर में है। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, आपको ये पता होगा। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड ऊपर जाएगा। तो यहाँ देखिए 110 और 140 जोड़ेंगे तो 100 और 100 200 हो गया, 40 10 50 यानी कि 250। और ये 18 ऊपर चला जाएगा, आपको पता होगा। और 45 गुना 5 नीचे इस प्रकार से रहेगा। इसे हल कर ये कितना हो जाएगा, सेकंड। ये ऊपर जाएगा मतलब सेकंड। हल कीजिए, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, नीचे 5 गुना 5 नीचे 25 है तो 25 है 250, मतलब 10 गुना 20 कितना हो गया, 20 सेकेंड। ये आपका 20 सेकेंड हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 86 का। 20 सेकेंड ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसमें लिखा गया है इस प्रकार से, रूट भाग अपॉन 19 बराबर 4। तो इसे सबसे पहले आप ऐसे लिख ही सकते हैं कि रूट भाग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 19 गुना 4, ऐसे हमने लिखा। आपको इतना पता होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब जब भी रूट रहता है तो इसे हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इधर भी और इधर भी। तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब भाग बराबर 19 चौके 76 का स्क्वायर। और 76 का स्क्वायर करना आपको आता होगा या कर भी देते हैं। देखिए पहले 6 दूनी 12, बाकी 1। अब तीनों को गुना करते हैं तो 6 दूनी 12 84 और 1 85 के 5, फिर 8 बाकी है। उसके बाद 7 7 49, 49 और 8, 49 8 कितना होगा, 8 9 17 मतलब 57। तो 57 52 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, 57। ये 36 के 6 होगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 57 76। 57 76 गुना किए तो गलत है, फिर से आपको बता देते हैं गुना कर। 6 6 36 के 6, बाकी 3, फिर तीनों को गुना करेंगे, 6 दूनी 12 84, 3 कितना हो जाएगा, 84 3 87, फिर 8 हो गया, फिर 7 7 49 और 8 कितना हो जाता है 57। तो 57 76 होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। आप 76 गुना 76 कर लीजिएगा तो 57 76 होगा, स्क्वायर करना जानते होंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन भी सिंपल है। इसमें लिखा गया है 0.8 इंटू 0.8 इंटू वाट। इसके बाद बराबर के बाद लिखा गया है 0.0004 0.0004 ऐसा लिखा गया। तो वाट का मान क्या होगा जो, तो इसे बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जो आप समझिए। दशमलव को हटा लीजिए, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 0 होगा, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना 0 होगा, 4 0 होगा। 1 2 3 4 0 हो जाएगा, इतना आप समझे। यहाँ पर दशमलव था तो अब इसके बाद देखिए ये तो ये रहे चाहे नहीं, आपको पता होगा अंक के पहले 0 रहने का उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसे हम ऐसे ही कर सकते हैं। अब देखिए हल कर सकते हैं आप, 1 0 से 1 0 बराबर के दोनों तरफ कैंसिल होता है। अब ऐसे भी कर सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा मतलब 2 यहाँ जाएगा, 1000 दूनी मतलब 2000, तो भाग बराबर कितना हो जाएगा 1/2000। अब नीचे अगर जो 10 रहता है या 100 रहता है या 1 पर कितना भी शून्य रहता है तो दशमलव के लिए आसानी होता है, तो ऊपर भी 5 से गुना कर देंगे, नीचे भी मतलब कितना हो जाएगा 5/5 दूनी 10 पर 3 0 मतलब 10,000। अब इस दशमलव में लिखना है तो 1 2 3 4, तो 4 अंक बाद दशमलव देंगे तो 1 अंक तो खुद हो गया और 3 0 दे देंगे और यहाँ पर दशमलव देंगे, मतलब 0.0005 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन नंबर है शायद फर्स्ट ही, ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 89। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 89 नंबर है 0.07359 0.07359। इसमें आपको बोल रहा है 0.07359 में 3 का स्थानीय मान कितना होगा जो, तो दशमलव वाला का स्थानीय मान निकालना आपको पता होगा। आप तो ये जानते होंगे, जैसे 3 5 7 2 है तो यहाँ पर से 7 का स्थानीय मान पूछेगा तो 7 गुना कितना लिखेंगे, 7 पर कितना, 7 के आगे कितना अंक है 1 2, तो 1 पर 2 0 या 7 से डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपको ये पता होगा। लेकिन जब दशमलव है तो दशमलव का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, ये देखिए इसमें कितना का पूछ रहा है, 3 का नहीं, 3 का ही पूछ रहा है। 3 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 3 का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले 3 लिखते हैं और इसमें क्या लिखते हैं, इसमें गुना लिखते थे, इसमें लिखेंगे 1 बटा करके। जैसे दशमलव के बाद कितना स्थान पर 3 है, 1 2 तीसरा स्थान पर 3 है, यहाँ से गिनेंगे इधर से तो तीसरा स्थान पर है,
तो 1 बटा क्या लिखेंगे, 1 पर 3 जीरो, या इसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 0.003, मतलब 3 बटा 1000 मतलब 0.003। ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये 3 बटा 1000 डायरेक्ट दिया है, 3 बटा 1000 कौन सा ऑप्शन है, यही आपका आंसर दे दिया है, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसके बाद देखिए अगर जो पूछता 5 का स्थानीय मान तो कितना हो जाता, 5 बटा 1 2 3 4, 5 बटा 1 पर 4 जीरो। 9 का पूछता तो 9 बटा 1 पर 5 जीरो। इस प्रकार से स्थानीय मान आप निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, 90 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है √3 का मान दिया है आपके प्रश्न में, आप जानते भी होंगे 1.732 होता है, तो 1 बटा √3 का मान कितना होगा, एप्रोक्सीमेट, मतलब ऑप्शन दिया गया है लगभग में कितना होगा जो। तो देखिए कैसे बनाते हैं, 1 बटा √3 को आप लिख सकते हैं, परिमेयकरण कर देंगे ऊपर नीचे √3 से गुना करके, तो 1 गुना √3 तो 3 हो जाएगा, बटा √3 गुना 1 गुना √3 तो √3 हो जाएगा, और नीचे √3 गुना √3 3 होगा, आपको पता है √3 का मान कितना दिया है 1.732 बटा 3। आप भाग दे सकते हैं, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर पहले तो दशमलव है तो 3 कम 0 दशमलव होगा, उसके बाद 3 बचे 15, 2 और 3, फिर मतलब 3 सते 21, फिर 23 में से 21 घटेगा तो 2, 2 और 2, फिर 3 सते 21, मतलब फिर एक शेष बचेगा तो 1 पर 0, मतलब 3 तिया 9। इस प्रकार से कंटिन्यू रहेगा, मतलब 0.577। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 0.577 डायरेक्ट पूरा इतना मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। 192 मीटर लंबी छड़ से 3.2 मीटर लंबे कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। 192 मीटर, देखिए ये कोई छड़ है जो 192 मीटर लंबा है, इससे 3.2 मीटर, मान लीजिए कि इतना से इतना है, इतना से इतना है, कितना 3.2 मीटर, तो ऐसा ऐसा 3.2 मीटर 3.2 मीटर वाला कितना छड़ काटा जाएगा, तो मान लीजिए कि x छड़ होगा। तो कैसे बनाते हैं इसे, जो ध्यान से देखिए, टोटल 192 मीटर लंबाई दिया है, तो इसी लंबाई में आपको 3.2 मीटर वाला कितना छड़ होगा, तो मान लीजिए कि x छड़ होगा 3.2 मीटर वाला। बस इसे हल कीजिए, तो कैसे हल करेंगे, जो आपको पता होगा x ये इधर आएगा तो 192 बटा कितना होगा 3.2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसमें कुछ नहीं रखा है कि x बराबर 192 बटा 3.2, तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो देगा। आप कैसे कर सकते हैं, 6 बार में डायरेक्ट कट रहा है, देखिए 6 दूनी 12 और 6 18 19, मतलब 60 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 60। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 192 मीटर लंबा छड़ में 3.2 मीटर लंबे लंबे कितने छड़ होंगे, तो 60 छड़। यह कौन सा ऑप्शन है, 91 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा है। इसमें लिखा गया है एक आयताकार कमरे की लंबाई 4 मीटर है, इस कमरे में दो बराबर वर्गाकार कमरों में बांटा जा सकता है, तो नए कमरों में प्रत्येक कमरा की लंबाई मीटर में कितनी होगी। पहले एक आयताकार कमरा है, जैसे ये आयताकार कमरा है, इसके बाद आपके प्रश्न में दिया गया है कि जो आयताकार कमरा है उसका लंबाई कितना है 4 मीटर है। आयताकार कमरा है उसकी लंबाई 4 मीटर है। फिर बोल रहा है प्रश्न में कि यदि इस कमरे को दो बराबर वर्गाकार कमरों में बांटा जाए, इसी कमरा को, जो ये क्या है आयत है, अब इसे दो वर्गाकार में बांटना है, तो वर्गाकार में कैसे बांटेंगे, इस प्रकार से, तो लंबाई पूरा 4 था, तब कितना कितना हो जाएगा दो दो दो, यानी कि जब ये आयत को हम बनाएंगे वर्ग में, मतलब एक आयत को दो बराबर वर्ग में बांटेंगे, तो आयत की लंबाई 4 था, तो वर्ग की लंबाई कितना हो जाएगा 2 2, मतलब ये दो, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, इस प्रकार से ये दो, ये दो, तो आपका फुलफिल हो गया कंडीशन। यहाँ पर ये वर्ग हो जाएगा, तो आपको पता होगा ना कि वर्ग की 4 भुजा बराबर होती है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 4 सेंटीमीटर वाला आयत है, उसको दो बराबर वर्गाकार टुकड़ा में तोड़ना है, तो कितना कितना का होगा 2 सेंटीमीटर का होगा वर्गाकार। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन है, 22 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर आकार के एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप जानते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, या आप इसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, तो होता है फार्मूला 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ये आप 9th 10th 8th क्लास से ही जानते होंगे। तो लंबाई आपके प्रश्न में दिया गया है, देखिए ध्यान से, लंबाई दिया है 22 सेंटीमीटर,
तो 22 गुना चौड़ाई दिया है आपके प्रश्न में 12 सेंटीमीटर, तो 22 गुना 12 हो जाएगा। फिर चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 12 गुना ऊंचाई दिया है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 मतलब 7.5, फिर ऊंचाई गुना लंबाई, तो 7.5 गुना लंबाई कितना है 22, तो 7.5 गुना 22 लिखेंगे। अब 7.5 को 7 देखिए 7.5 लिखा गया है, तो इसे हम लिख सकते हैं 7.1/2 भी, या 7 दूनी 14 15/2 भी लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आना चाहिए। 7.5 को हम 15/2 लिख रहे हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। 7.5 के जगह पर कितना लिख रहे हैं 15/2। इसे लिखने से क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगी। कैसे वो आप समझ सकते हैं, देखिए ध्यान से। ये यहाँ पर 22 गुना 12 करेंगे तो कितना होगा 12 दूनी 24 के 4 बाकी 2, 12 दूनी 24 और 2 26। यहाँ से 2 छक 12 तो 15 छक 90, और ये देखिए 2 से 11 दूनी 22, तो 15 गुना 11 करेंगे तो 165। अब इसे जोड़ देंगे तो 4 0 5 तो 9 हो गया, फिर 6 9 15 6 21, तो 21 का 1 बाकी 2 2 2 4 और 1 5 519, तो 2 गुना 519 तो 1038 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना दिया गया है 1038 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 के बाद 94। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सड़क किसी दूरी की आधी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से व शेष आधी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है। मान लिए कि ये टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक है, तो आधी दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से तय करता है और शेष आधी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से तय करता है। इतना आप समझे। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि उसे कुल मिलाकर 42 मिनट लगता है तो दूरी कितनी है। मतलब टोटल समय कितना दिया गया है यहाँ से यहाँ तक जाने में 42 मिनट लग रहा है, तो ये दूरी कितना है यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए कि x किलोमीटर है, यही आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता होगा सिंपल सा कि दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। आप बेसिक से भी बना सकते हैं, एक फॉर्मूला भी होता है। तो यहाँ पर चाल दो समान दूरी को तय कर रहा है, यहाँ से यहाँ दूरी x/2 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ भी दूरी कितना है x/2 किलोमीटर। मतलब जब समान दूरी तय करता है तो आप ये फॉर्मूला जानते होंगे, समान दूरी के लिए फॉर्मूला होता है, समान दूरी के लिए औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि 2x/x+y ये होता है कितना x किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको मालूम होगा कि जब समान दूरी दो समान दूरी तय करें तो औसत चाल बराबर एक फॉर्मूला होता है 2xy/x+y। तो देखिए जहां x क्या है पहली आधी दूरी और y क्या है दूसरी, मतलब पहली आधी दूरी कितना का स्पीड से तय करता है जो, और y क्या है दूसरी आधी दूरी कितना का स्पीड से तय करता है जो, मतलब x और y क्या है चाल है। इतना आपको मालूम रहना चाहिए। तो देखिए बना रहे हैं पहले औसत चाल, तो 2 गुना x के जगह पर 4 और y की जगह पर 5 बटे नीचे क्या है x+y, तो 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। ये हो गया औसत चाल। और समय कितना दिया है 42 मिनट, तो 42 इसे घंटा में बदल देंगे क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, तो 42 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 7 से भाग देंगे। अब इसे हल कर सकते हैं आप, तो हल कीजिए जैसे भी हल करना चाहे। तो यहाँ पर से देख रहे हैं ये 5 से 12 बचे 60, या 5 गुना 4 20 हो गया, तो 20 दिया 60 डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं इसे। अब यहाँ पर से 3 से 14 दिया 42 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में कितना हो गया 2 गुना 14 या 28 डायरेक्ट लिख सकते हैं, बटा कितना हो गया 9। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिखा 2 गुना 4 गुना 5 बटा 9, फिर 42 मिनट समय दिया था तो 42/7 हमने लिखा। कैसे किया 4 गुना 5 तो ये 20 हो गया, तो 20 दिया 60 ऐसे हमने कैंसिल किया। और ये फिर डायरेक्ट हमने यहाँ पर से क्या किया कि 3 से कैंसिल कर दिया, 14 दिया 42 को। अब 14 गुना 2 28 हो गया और नीचे में सिर्फ 9 बचा, मतलब 28/9, तो लगभग में कितना होगा 9 तिया 27, मतलब 7 पॉइंट और कुछ समथिंग होगा, यानी कि लगभग में आपका आंसर कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर। ये लगभग में 7 किलोमीटर आपका फाइनल आंसर होगा। तो यही आपसे लगभग में कितना दूरी है जो पूछ रहा है, तो 7 किलोमीटर हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन दिया गया है आपका 7 किलोमीटर, जो ऑप्शन नंबर है आपका ये 7 किलोमीटर, कोई भी ऑप्शन नहीं है। पहला ऑप्शन है 8 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है कितना, आप यहाँ पर से भाग लगा सकते हैं 9 तिया 27, तो 3 किलोमीटर होगा। लगभग में कितना होगा, भाग लगाएंगे तो लगभग कितना होगा 28 में 9 से भाग लगाएंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 3 किलोमीटर आपका फाइनल आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर है 3 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95। आप बेसिक से भी बना सकते हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और ये शॉर्टकट है।
तो शॉर्टकट ही आप यूज कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 95, दिलीप एक खेत को 9 दिन में काटता है, राम उसे अकेले 12 दिन में काटता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काटेगा। सिंपल क्वेश्चन है। जब भी दो व्यक्ति का पूछा जाए काम तो दोनों का टाइम पूछा जाए, टाइम ऑफ ए बी, तो क्या होता है दोनों का प्रोडक्ट बटा सम। जब दो व्यक्ति रहे अकेले अकेले काम करता है पूरा तो प्रोडक्ट बटा सम होता है। मतलब पहला दिलीप है जो 9 दिन में और दूसरा राम है जो 12 दिन में, मतलब 9 गुना 12 बटा 9 प्लस 12, तो 9 गुना 12 करेंगे बटा 12 9 21 हो जाएगा। अब इसे हल कीजिए तो देखिए 3 3 9 और 3 7 21, मतलब 12 3 36 बटा 7, तो इसे पूर्णांक में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 पूर्णांक 1 बटा 7, इतना हो जाएगा आपका दिन। तो ये कौन सा ऑप्शन है 5 पूर्णांक 1 बटा 7 दिन, ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे भी बना सकते हैं बाई प्रोसेस, मतलब ए है और बी है, ए कितना दिन में पूरा कर रहा है काम को, ऐसे बना देते हैं ए है और बी है, ए 9 दिन में टाइम दे रहा है, ए का 9 दिन और बी का दिया है आपको 12 दिन में, तो टोटल क्या होता है एलसीएम होता है जो टोटल वर्क होता है, तो 9 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 36, मतलब 36 हो गया जो कुल काम है। 36 यूनिट हमें कुल काम करना है, तो पहले क्षमता निकाल लेते हैं, 9 चौक 36 और 12 तिया 36, मतलब दोनों मिलकर पूछ रहा है कितना काम करेगा, तो 36 काम करना है, दोनों मिलकर पूछ रहा है तो 4 और 3 7, मतलब 36 बटा 7, इतना क्या हो गया दिन। 36 बटा 7 को करेंगे 7 बचे 35, 5 पूर्णांक 1 बटा 7 दिन हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 95 के बाद क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। 96 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए बता रहे हैं, बोल रहा है कि 80 रुपया अंकित मूल्य के छाते को 68 रुपए में बेचा जाता है, तो छूट की दर प्रतिशत कितनी है। अंकित मूल्य आपके प्रश्न में दिया गया है और विक्रय मूल्य दिया गया है। अंकित मूल्य कितना है 80 रुपया और विक्रय मूल्य कितना है 68 रुपया, मतलब 80 रुपया किसी वस्तु का मूल्य छपा हुआ है और उसे 68 रुपए में बेच रहा है, तो कितना परसेंट छूट हुआ, तो कितना पहले रुपया में कितना छोड़ रहा है, परसेंटेज डिस्काउंट आपको निकालना है, कितना रुपया छोड़ रहा है 80 रुपया के सामान को 68 रुपए में बेच रहा है, यानी कि 12 रुपया का डिस्काउंट दे रहा है, कितना पर 80 पर, तो 12 बटा 80 गुना 100, तो इसे हल कीजिए 20 चौक 80 विपचे 100 और 4 तिया 12, मतलब 3 गुना 5 कितना हो जाएगा 15%, तो 15% डिस्काउंट दे रहा है कब, जब 80 रुपया के सामान को 68 रुपए में बेच रहा है, तो कितना डिस्काउंट हुआ 15%, तो 15% आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण के मूल हैं, ये आपको 97 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बता रहे हैं। 97 नंबर क्वेश्चन में मूल आप 10वीं में पढ़े होंगे, उसी का थोड़ा क्वेश्चन दिया गया है, उसका मूलों की प्रकृति वाला जो होता है उससे, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 97 है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 98 है, ये 98 हमने पहले ही लिखा है, 97 नंबर पहले देख लीजिए, उसके बाद 98 बताएंगे। 97 नंबर का क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0, ये दिया गया है। इसके मूलों की प्रकृति क्या होगा, काल्पनिक की वास्तविक, इस प्रकार से ऑप्शन दिया है कि समान होगा, तो आप जानते हैं इसका व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां से डी आप निकालते हैं तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर जो एक चीज आपको इतना ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर ये थ्योरी पहले बता देते हैं, थ्योरी में आपको इतना आना चाहिए डी का मान अगर जो 0 से छोटा है, यानी कि डी का मान माइनस में आ रहा है, तो मूल क्या होगा, मूल होगा जो अवास्तविक, मूल होगा जो अवास्तविक, या इसे आप काल्पनिक भी बोल सकते हैं, मूल होगा जो अवास्तविक या काल्पनिक होगा। और डी का मान अगर जो 0 से बड़ा है, मतलब डी का मान प्लस में है, तो मूल क्या होगा वास्तविक। और एक और होता है कि डी बराबर 0 होगा तो मूल समान होंगे, इस स्थिति में मूल क्या होता है समान होता है। आपको ये तीनों कंसेप्ट ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बोल रहा है, अब ये क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे, ध्यान से देखिए कितना लिखा है 2x स्क्वायर, मतलब a के जगह पर 2 है, b के जगह पर 4 है, c के जगह पर 5 है, a के जगह पर 2 है, b के जगह पर -4 है, b के जगह पर कितना है -4 और c के जगह पर 5 है। यहाँ पर से d निकालिए तो d बराबर b स्क्वायर होता है, मतलब -4 का स्क्वायर माइनस 4ac, हल करेंगे तो -4 का स्क्वायर क्या होगा प्लस में 16 और -4 दूनी 5 40, तो 16 में से 40 घटा देंगे तो माइनस में 24 आएगा, तो ये माइनस चिन्ह क्या दिखा रहा है, इसका मतलब d
लेस देन 0 है, d का मान 0 से छोटा है, तो d 0 से छोटा है तो क्या होता है, मूल अवास्तविक। अवास्तविक को काल्पनिक भी बोलते हैं, यानी कि मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं, d का मान 0 से छोटा आता है तो मूल काल्पनिक होता है, ये ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा गया है। ये बोल रहा है व्यंजक x पर पावर 4 प्लस 4 का गुणनखंड कम है, तो बाई ऑप्शन इसे बनाना है। इसे कैसे बनाना है, बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन कैसे बनेगा वो भी देखिए, कौन सा ऑप्शन को मतलब ब्रेक करेंगे, मल्टीपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाए। तो यहाँ पर देखिए इसे अगर जो हल करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का स्क्वायर x पे पावर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पर जबकि यहाँ पर प्लस है तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन अगर जो करेंगे तो यहाँ पर x पे पावर 2 है, यहाँ पर x पे पावर 1 है, तो गुना करेंगे तो मैक्सिमम कितना होगा, x पे पावर हमें 3 प्राप्त होगा, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि हमें आना चाहिए x पे पावर 4। अब तीसरा ऑप्शन को चेक करेंगे तो देखिए x पे पावर 2 और x पे पावर 2, तो x पे पावर 4 हो रहा है। उसके बाद देखिए ये अब ये वाला अपने आप कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 2x और माइनस 2 प्लस 2, इस प्रकार से करेंगे कैलकुलेशन तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपको जो दिया गया है, दोनों में यहाँ पर क्वेश्चन जो लिखे हैं यहाँ पर प्लस है और एक जगह यहाँ पर माइनस है। अगर जो यहाँ पर माइनस रहता तो नहीं होता, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 2 और प्लस 2 क्या हो जाएगा, प्लस 4, और ये वाला कैलकुलेशन करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ये दोनों को गुना करेंगे तो ये वाला भाग आपको प्राप्त हो जाएगा, तो इसका गुणनखंड ऑप्शन नंबर सी है। तो इसे बाई ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं। अब देखते हैं 99, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 5 मीटर है तथा उसका कर्ण 13 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज आपको पता होगा, तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं और ये दोनों भुजा लंब आधार होता है। अगर जो यहाँ पर कोण है तो इसके लिए ये वाला भुजा लंब होगा और इस कोण के लिए वाला भुजा आधार होगा। अगर यहाँ कोण है तो इसके लिए वाला भुजा लंब होगा और इस कोण के लिए वाला भुजा आधार होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन दिया गया है आपके प्रश्न में, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई कोण थीटा है, तो आपको आधार दिया गया है और कर्ण दिया गया है, तो इस कोण के लिए ये वाला भुजा लंब हो गया, तो ये वाला आधार 5 दिया गया है और कर्ण 13 दिया गया है, तो ये आप निकाल सकते हैं कितना होता है 5 12 13, मतलब आप इसे निकालेंगे तो कितना चलाएगा, √13 का स्क्वायर ऐसे करेंगे और -5 का स्क्वायर, तो कितना चलाएगा 12। आपको पता होगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल एरिया निकालना है, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये आपको मालूम रहना चाहिए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 गुना आधार 5 और ऊंचाई 12, तो ये 2 छक 12 मतलब 5 गुना 6 कितना हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 99 नंबर का 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर कितना है सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है मतलब वर्तमान, एक तरफ पिता है तो दूसरी तरफ पुत्र है, तो पिता की आयु कितना है चौगुनी है, मतलब वर्तमान को हम लोग 0 से लिख सकते हैं, तो चौगुनी है मतलब पुत्र 1 वर्ष का है तो पिता कितना वर्ष का है 4 वर्ष का है। इसके बाद लिखा गया है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले को -5 लिखेंगे, अगर जो 5 वर्ष बाद रहता तो +5 लिखते, मतलब 5 वर्ष पहले। ये बोल रहा है 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, मतलब अगर जो पुत्र 1 वर्ष का था तो पिता 9 साल का था, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है जो पूछ रहा है। तो देखिए जब अलग अलग समय मतलब वर्तमान समय का 4:1 दिया है और 5 वर्ष पहले का 9:1 दिया है, अलग अलग समय का अनुपात दिया रहता है तो अंतर को समान करते हैं। तो यहाँ पर अंतर कितना है आप देख सकते हैं, 4 और 1 का अंतर 3 है, 9 और 1 का अंतर 8 है, तो समान करेंगे तो 3 और 8 का एलसीएम कितना होता है 24, 3 और 8 का एलसीएम कितना होता है 24, तो 3 को 24 बनाने के लिए 8 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 8 से गुना करना होगा, इसमें भी, और 8 को 24 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे तो इसमें भी 3 से और इसमें भी 3 से, मतलब ये कितना हो गया 32 और ये हो गया 8, ये 27 और ये 3, तो देखिए 32 से 27 हो रहा है मतलब 5 वर्ष कम हो रहा है, 8 से 3 हो रहा है मतलब यहाँ भी 5 वर्ष कम हो रहा है, और यहाँ देखिए 5 वर्ष कम एक्चुअल में भी हो रहा है, वर्तमान से 5 वर्ष पहले तो यहाँ भी 5 वर्ष कम हो रहा है। जब यहाँ पर से ऐसे मैच कर जाए यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू 5 ही है, 5 वर्ष है, 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 5 वर्ष, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 1 ही वर्ष होगा, ये आपको पता होगा।
तो आपसे पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 32 वर्ष, यानी कि 32 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 32 वर्ष। तो ऐसे प्रश्न में आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जब यहाँ पर ये सेम हो रहा है, सेम यूनिट का वैल्यू सेम एक्चुअल में है, तो जो पूछ रहा है ये आपका वर्तमान में पिता की आयु 32 वर्ष हो जाएगा और वर्तमान में पुत्र की आयु 8 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर से आपका 32 वर्ष कौन सा ऑप्शन दिया गया है, 32 वर्ष है जो ऑप्शन नंबर कितना है, बी, 100 का कितना हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 101, 101 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपसे तीन संख्याएं क्रमशः 4, 5, 6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तीनों संख्या का अनुपात दिया है 4:5:6, इनका औसत दिया है। आपको पता होगा कि औसत बराबर होता है माध्य बटा संख्या, या जो भी चीज रहेगा उतना बटा संख्या, मतलब प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या, ऐसे में बोलते हैं। तो एक चीज आपको पता रहना चाहिए, योगफल बराबर क्या होता है, औसत गुना संख्या। अगर जो 5 संख्याओं का औसत 20 है तो पांचों संख्या का योगफल कितना होगा, 20 गुना 5 यानी कि 100। तीन संख्या का औसत 40 है तो तीनों संख्या का योगफल कितना होगा, 40 गुना 3 यानी कि 120। 15 संख्याओं का औसत 120 है तो 15 संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो 120 गुना 15, जितना होगा 120 गुना 15 उतना होगा 15 संख्याओं का योगफल। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है तीन संख्याओं का औसत 25 है तो तीनों संख्या का योगफल कितना होगा, 25 गुना 3 मतलब 75। तो यहाँ पर देखिए मतलब रेशियो में कितना योगफल है, 4, 5, 9, 6, 15, यानी कि 15 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है, 75, या 25 गुना 3 भी लिख सकते हैं। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 75/15 यानी कि 5। आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 6 है, मतलब 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 6 गुना 5 यानी कि 30। ये आपका आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर सी। फिर से समझा देते हैं, तीन संख्याओं का औसत 25 दिया है तो तीनों संख्या का योगफल कितना होगा, 25 गुना 3। रेशियो में कितना योगफल है, 5, 4, 9, 6, 15, तो 15 यूनिट का वैल्यू 25 गुना 3 मतलब 75 दिया है, तो एक यूनिट का वैल्यू 75/15 यानी कि 5 हो गया। और सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 6 यूनिट का वैल्यू 6 गुना 5 30 हो गया। सबसे छोटी संख्या पूछता है तो 4 यूनिट का वैल्यू निकालते, 4 गुना 5 20 हो जाता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 102, ये क्वेश्चन नंबर 102 क्या बोल रहा है, ये है एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है, प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है, तो धारा की गति कितनी है। आपको पता होगा कि धारा के साथ क्या होता है चाल, x + y किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होता है, x + y किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत x - y किलोमीटर प्रति घंटा। तो x + y पहले निकालते हैं, मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल कितना होगा, तो धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर दूरी बटा समय, तो धारा की दिशा में 28 किलोमीटर जाता है 5 घंटा में, तो 28/5 लिखेंगे, कितना हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत दिशा में कैसे जाता है वो आपको दिया गया है, 16 किलोमीटर जाता है, 5 घंटा समय लगता है, मतलब 16/5 लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा, इस प्रकार से। अब आपको पूछ रहा है धारा की चाल, तो आपको पता होगा कि नाव को हम क्या मानते हैं, नाव को x किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं, या यहाँ भी लिख देते हैं। नाव को पहले से आपको पता होगा नाव का चाल होता है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का चाल क्या होता है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको क्या निकालना है, धारा का चाल निकालना है। तो धारा का चाल निकालना है मतलब y का मान निकालना है, तो y निकालने के लिए क्या करते हैं, घटाएंगे तो +x, यहाँ -x हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, +x -x कैंसिल हो जाएगा, +1y +2y, 28/5 में से 16/5 जाएगा तो कितना होगा 12/5। अब इसे कैंसिल कर सकते हैं, 2 छक 12, तो कितना हो गया y का मान हो गया 6/5। अगर जो नीचे हम 10 कर दें मतलब 12/10 तो कितना हो जाएगा 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कितना हो गया 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन नंबर कितना है बी। अगर जो पूछता नाव की चाल कितना होता तो डायरेक्ट 28/5 में से ये घटा देते तो आपका आंसर हो जाएगा नाव की चाल मतलब x का मान। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 103, 103 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है a/b 2:3 है, b/c 5:7 है। तो आपको निकालना है a/b/c, इसका मान निकालना है। तो देखिए या आपको निकालने बोल रहा है डायरेक्ट a/c ही पूछ रहा है, a/c पूछ रहा है। तो a कैसे निकालता है, पहला प्रथम पद का गुना करते हैं मतलब 2 × 5 हो जाएगा a, और c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा 3 × 7, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 10:21। तो 10:21 कौन सा ऑप्शन है, 10:21 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 104 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपसे
ये कह रहा है कि 700 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से आधा और बी को सी से आधा मिले। तो सी का हिस्सा कितना है? 700 रुपया को ए बी सी में बांटना है। इस प्रकार से बांटना है ए बी सी में कि बी को मिले सी से आधा और ए को मिले बी से आधा। तो सी को अगर जो हम 4 ले लेते हैं तो 4 का आधा बी को मिलना चाहिए, तो 2 और ए को मिलना चाहिए बी का आधा, मतलब कितना 1। इस प्रकार से आपके प्रश्न में दिया गया है कि बी को मिलना चाहिए सी का आधा और ए को मिलना चाहिए बी का आधा। आधा मतलब गुना 1/2। तो रेशियो हो गया 1:2:4। तो 4 2 6 7, मतलब 7 अनुपात का वैल्यू आपको प्रश्न में दिया गया है 700 रुपया। 7 अनुपात का वैल्यू 700 रुपया। तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 रुपया। तो आपके 700/7 मतलब 100 रुपया हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है? सी का हिस्सा। तो सी का हिस्सा 4 है, तो 4 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 अनुपात का वैल्यू हो जाएगा 400 रुपया। तो 400 रुपया आपका कौन सा ऑप्शन है? ये 400 रुपया आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। 120 तक टोटल क्वेश्चन है, तो 105 देखते हैं। मैथ 105 तक ही है। तो 105 नंबर बोल रहा है कि एक त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, केवल अंतः कोणों पर विचार कीजिए। ये आपके ब्रैकेट में लिखा गया है। तो त्रिभुज कौन सा होगा? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो एक समकोण त्रिभुज पर आपका ध्यान जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है। तो समकोण त्रिभुज में आप देखते होंगे कि समकोण त्रिभुज मतलब क्या होता है? एक कोण तो 90 डिग्री फिक्स होता है और ये दोनों कोण कितना कितना का होता है? 45-45 डिग्री का। ये आपको पता होगा। समकोण त्रिभुज में अगर जो हम दोनों कोण 45-45 ले लेंगे तो ये दोनों कोण समान हो जाएगा ना, ये दोनों कोण समान हो गया और ये दोनों का योगफल जो होगा मतलब 45 + 45 तो बड़े कोण के बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब जो क्वेश्चन में बोल रहा है स्टेटमेंट कि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग, तो ये दोनों का योग 45-45 90 हो गया, जो तीसरे कोण का बराबर है। इस प्रकार से आपका सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन नंबर बी, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 105 नंबर का बी। तो मैथ सेक्शन यहीं पर तक था। इसके बाद है उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो पैटर्न को जारी रखते हुए रिक्त स्थान को पूर्ति करता है। जैसे फल है, अनुपात केला, फिर समानुपात स्तनपायी है, तो क्या होगा? गाय, सांप, मछली, गौरैया। मतलब फल है तो केला, यानी कि केला एक प्रकार का फल है, तो कौन सा चीज है जो स्तनपायी है? तो गाय तो स्तनपायी है ही, मछली स्तनपायी नहीं, सांप भी नहीं, गौरैया भी नहीं। मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? गाय। तो ये आप जानते होंगे ये सब बनाना। ये रीजनिंग का सेक्शन हो गया 106 नंबर से, तो 105 नंबर तक यहाँ पर से मैथ सेक्शन कंप्लीट हो गया। मैथ सेक्शन था जो कंप्लीट किए हैं, ये 2003 का पहला एग्जाम हुआ था 11 मई 2003 को। तो पहला एग्जाम 2003 वाला एनटीपीसी का मैथ सेक्शन कंप्लीट किए हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम 2003 में जो हुआ है उसका सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और शेयर करें।